हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प। स्टडी हेल्प में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं साइंस के संभावित प्रश्न जो भी पूछे गए थे आरआरसी ग्रुप डी में 3, 17 और 18 सितंबर को। उसका आज हम लोग एनालिसिस लेके आए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे कितने कम टाइम में उनको सॉल्व किया जा सके। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस वीडियो का कोई भी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि स्टडी हेल्प से होगा। और हम लोग के चैनल पे डिफरेंट सेक्शंस के प्लेलिस्ट बने हैं, तो आप उस सेक्शन में जाके जो भी आपको टॉपिक डाउट लगे आप लोग उसको देख सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी का भी कुछ बना हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं, ज्योग्राफी मैथ का, तो उसको डाउट को आप लोग का क्लियर कर सकते हैं। और कोई इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। मार्बल का रासायनिक सूत्र का क्वेश्चन पूछा था आरआरसी ग्रुप डी में। मार्बल का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। देखिए मार्बल का जो रासायनिक सूत्र होता है, मार्बल को क्या कहते हैं, मार्बल को संगमरमर भी कहा जाता है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। देखो CaCO3 और किसका भी सूत्र होता है, लाइम का भी होता है, लाइम स्टोन का भी होता है, ठीक है, लाइमस्टोन का होता है और मार्बल चौक का भी होता है, चौक का होता है। देखो अब जब ये CaCO3, देखो और मैं आपको बता दे रहा हूँ 3-4 चीज़। तो जो ये मार्बल होता है ना, इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है इसका CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि इसमें 35 से 40% तक रहता है। ये इसका मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। और देखो जैसे जिप्सम पूछा जाता है, जिप्सम का अगर मार्बल का रासायनिक सूत्र पूछा तो जिप्सम का भी रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। और देखो जो CaSO4.2H2O, लेकिन अगर CaSO4.12H2O आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, POP, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन और भी ऐसे टाइप के पूछे जा सकते हैं कि अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अगर रिएक्शन हम जल से कराते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO की रिएक्शन अगर हम जल से कराते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, जिसको बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। और जो हीट होती है लिबरेट होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जब CaOH का होल ट्वाइस को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल भी कहते हैं। देखते हो घर में हम लोग जब भी पुताई, चूने से पहले पुताई होती थी तो चूने में जो कुछ चमक होती थी वो 1 से 2 दिन बाद आती थी। क्यों आती थी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में जो कैल्शियम बुझा हुआ चूना रहता है, एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और जब कैल्शियम कार्बोनेट इससे रिएक्ट करके पूरा अच्छी चमक देती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में होता है, डिओडेनम। देखो डिओडेनम में होता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट है। एक तो डिओडेनम होता है, डिओडेनम, एक होता है जेनजुअम और तीसरा होता है इलियम। देखो जो ये डिओडेनम में होता है इसमें क्या होता है, पाचन होता है, डाइजेशन होता है, क्या होता है, डाइजेशन होता है। और जेनजुअम में क्या होता है, जेनजुअम में होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जेनजुअम में आपका क्या होता है, विलाई होते हैं, विलाई पाए जाते हैं जिससे उसका एब्जॉर्प्शन हो। इलियम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो होता है वेस्टिकुलर ऑर्गन होता है, मतलब अवशेषी अंग होता है
जिसका इंसानों में कोई काम नहीं होता, लेकिन इलियम का काम जो जो जानवर वगैरह कच्चे कच्चे वो खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, तो इलियम किसके पाचन में सहायक होता है? सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है, सेल्यूलोज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप प्लीज़ अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमें अभी चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट में कौन सा कथन गलत है? देखो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चीज़ें रखी थी, ठीक है ना। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने सभी मेटल को अरेंज किया था, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इन्होंने जो पॉसिबल जो फ्यूचर में जो मेटल खोजे जा सकते हैं, फ्यूचर में खोजे जा सकने वाले मेटल को स्थान दिया था अपने पीरियड टेबल में, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, लेकिन इनका ड्रॉ पॉइंट क्या था? ड्रॉ पॉइंट, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया था, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, ये इनके ड्रॉ पॉइंट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें ये सब पूछा जा सकता है, तो मैंने सब आपको बता दिया। स्टार्च टेस्ट, देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से और क्या पूछा जा सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पूछा जा सकता है सिक्का धातु किस ग्रुप में थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ये पूछा जा सकता है सिक्का धातु कौन सी ग्रुप में थी, सिक्का धातु कौन सी ग्रुप में। जो देखो सिक्का धातु फर्स्ट बी ग्रुप में थी। फर्स्ट बी ग्रुप में कौन से हो गए? कॉपर, चांदी और गोल्ड, यही सिक्का धातु ये फर्स्ट बी ग्रुप में होते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि देखो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कहता है, सभी ग्रुपों को दो भागों में बांटा था, यानी जो इनके ग्रुप थे, ग्रुप को दो भागों में बांटा था, यानी फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। लेकिन जो इन्होंने आठवां ग्रुप था, जो इनका आठवां ग्रुप, उसको कोई किसी भी इसको डिवाइड नहीं किया था, यानी वो केवल एक ही ग्रुप था, केवल एक था। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट थे? इसमें 9 एलिमेंट थे, टोटल 9 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से 9 एलिमेंट्स थे इसमें? देखो आठवें ग्रुप में इनके 9 एलिमेंट थे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ 9 एलिमेंट का। देखो पहले थे इनका आयरन था, ठीक है, फिर कोबाल्ट और निकेल, फिर यहाँ पे आप देख लो रुहुडियम, RH और पैलेडियम, और फिर इन्होंने ऑस्मियम को भी दिया था, इरिडियम को दिया था और प्लेटिनम को दिया था। जो तो फेको निकेल हो गया ना, फेको मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 4th पीरियड में थे। और ये बाकी सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आठवें ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 9 एलिमेंट थे, जिसमें से आयरन, कोबाल्ट और निकेल 4th पीरियड में थे, ठीक है ना। और इन्होंने एक और चीज़ का दिया था, खोज किया था इन्होंने, उस समय देखो स्कैंडियम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन स्कैंडियम के लिए इन्होंने स्कैंडियम जो Sc होता है, 21 होता है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इस समय इसकी खोज नहीं हुई थी जब ये मेंडलीव जब तक थे, तो इसलिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इसके लिए जगह खाली छोड़ी और इसको नाम दिया एका बोरॉन। क्या नाम दिया? एका बोरॉन। और फिर इन्होंने एक और दिया एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम कौन सा मेटल था इनका? एका एल्यूमिनियम मेटल था गैलियम 31। और ये देखो, ये इसको हाथ में रखते ये मेटल जो है पिघल जाता है, ठीक है ना, पाम पे रखने पे ही। एका सिलिकॉन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है सबसे,
और सीजियम भी होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसको हाथ पे रखने से वो भी मेल्ट हो जाता है। एक सिलिकॉन मेटल था जर्मेनियम जी, ये उनके टाइम में खोज नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने पीरियड में इन लोग के लिए खाली जगह छोड़ के रखी थी। इसका एटॉमिक वेट होता है 32। ये होता है देखो। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जब मेंडलीव थे उस समय इनके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन से शुरू होकर यूरेनियम तक जाते थे। टोटल 92 एलिमेंट की उन्होंने खोज की, इनके टाइम में 92 एलिमेंट टोटल प्रेजेंट थे। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने जितना बता दिया इसके लिए आज के लिए इतना ही इसमें हो गया इंपॉर्टेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्च टेस्ट डन बाय, स्टार्च टेस्ट का डन किससे किया जाता है? देखो स्टार्च टेस्ट का जो डन होता है आयोडीन के थ्रू किया जाता है। स्टार्च टेस्ट डन बाय आयोडीन। आयोडीन बोले तो खाने वाला नमक होता है, आयोडीन उसमें प्रेजेंट रहता है। और इससे करने पे कौन सा कलर हो जाता है? ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो नॉन मेटल के बारे में क्वेश्चन पूछे थे। देखो मैं आपके सारे नॉन मेटल के प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ कि नॉन मेटल क्या है क्या नहीं है, फिर इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ, नॉन मेटल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, नॉन मेटल क्या होता है? देखिए सबसे पहले नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल बोले जो आसानी से टूट जाते हैं, डक्टाइल नहीं होते, ठीक है ना। इनमें चमक नहीं होती है। अब ये चमक तो नहीं होती है, लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन है? देखो इसका एक्सेप्शन होता है आयोडीन। आयोडीन देखो नॉन मेटल होते हुए भी चमक होती है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 53 होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें चमक होती है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ज़्यादातर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल। कोई एक्सेप्शन? इसका एक्सेप्शन है ब्रोमीन। देखो एक्सेप्शन ब्रोमीन, नॉन मेटल होते हुए भी किसमें पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका कोई एक्सेप्शन? देखो इसका कोई एक्सेप्शन मतलब अपवाद। इसका अपवाद कौन है? इसके अपवाद देखो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब जब ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए तो पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट, ये पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट भी होते हैं। अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है तो कोई होता है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इसका डायमंड है, ठीक है। और डायमंड के देखो जो कार्बन है उसके 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं? कार्बन के 3 एलोट्रोप, एक तो हो गया ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, और तीसरा हो जाता फ्लोरीन, ठीक है। ये कार्बन, इसके 3 वो हो गए। अब देखो मैं आपको और आगे चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हो गए? देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में 92 नेचुरल एलिमेंट हो गए। 92 नेचुरली पाए जाते हैं मेटल, ठीक है। और उसके बाद से इसमें क्या हो गया? देखो 93 से 118, जो 93 से 118 है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, यानी उनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया आर्टिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। अब देखो अब बात करते हैं इसमें से मेटल कितने होते हैं। मेटल, टोटल मेटल 91 है हमारे। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। मेटलॉइड टोटल 7 हैं। और टोटल नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल कितने हैं? 20 हो गए, जिसमें से 11 जो होते हैं नॉन मेटल, 11 गैसियस स्टेट में मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। अब देखो जो 14 एलिमेंट है इसमें से, यानी 14 एलिमेंट रिप्रेजेंट इन सिंगल लेटर, ठीक है। जैसे आपका टंगस्टन हो गया, ये सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट होता है।
जिसका एटॉम, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ आपको इसमें से, जो इसमें गैसी जो टोटली होगा। बस आज इसके लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कुछ आगे मुझे याद आया तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? देखिए क्वेश्चन पूछा था स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है। देखिए स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। स्टार्च में क्या होता है, देखिए जो हमारा जो मुख है, मुख में जो सलाइवा है, सलाइवा, उसमें दो चीज़ पाया जाता है, एक तो टाइलिन पाया जाता है और दूसरा लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। ठीक है ना। देखो लाइसोजाइम क्या होता है, जो इसमें कि जितने भी भोजन में जीवाणु कीटाणु को नष्ट करता है। ठीक है। और जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें जो स्टार्च होता है, ठीक है ना, उससे टाइलिन रिएक्ट करता है। ठीक है। टाइलिन रिएक्ट किया, क्या बना, माल्टोज बना। ठीक है। माल्टोज बना, टाइलिन ने रिएक्ट करके क्या बना दिया, माल्टोज बना दिया। ठीक है। अब देखिए जो ये माल्टोज है, माल्टोज फर्दर जो होगा ये क्या होता है, ये दो कंपोनेंट ऑफ ए ग्लूकोज का होता है। ठीक है। तो ये फर्दर जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसीलिए देखिए हम लोग खाना ज़्यादा देर चबा के खाते हैं तो कुछ देर में खाना मीठा लगने लगता है। मेन कारण ये होता है क्योंकि स्टार्च जो है फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पौधे के प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, पौधे के प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, आपको मैं भी बताता हूँ। देखिए पौधे के प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। पौधे देखिए सबसे पहले तो वाटर हो गया, वाटर, दूसरे नंबर पे CO2 हो गया, तीसरे नंबर पे लाइट हो गया, और लास्ट वन इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है ना। देखो क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब बात करते हैं, देखो जो जो क्लोरोफिल पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो इसमें से पौधे ने जो ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, इसके लिए उसमें वो ऑक्सीजन कहाँ से इसको मिलती है। पौधे के द्वारा, पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, छोड़ी जाती है, वो वाटर से आती है, यानी जल से आती है, वाटर से आती है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो पौधे होते हैं जो जड़ों से अपने जल किस मेथड से खींचते हैं, कैपिलरी मेथड से खींचते हैं, कैपिलरी मेथड। ठीक है, कैपिलरी मेथड से खींचते हैं जल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जब मनुष्य चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो कैसा प्रकट होता है। देखो चंद्रमा पे कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, चंद्रमा पे एनवायरमेंट नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है तो सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाती हैं, सनलाइट नहीं ट्रैप होंगी, ना ही स्कैटर होंगी। जब स्कैटर नहीं होंगी तो सनलाइट आसानी से वहाँ से पास थ्रू हो जाएगी, सनलाइट आसानी से निकल जाएगी। जब निकल जाएगी सनलाइट तो वहाँ कुछ भी बचेगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमें ब्लैक दिखेगा। ठीक है, ये कहीं के लिए भी होता है, जहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं होगा वहाँ पे चीज़ें हमें किसी दिखेंगी, ब्लैक दिखेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तमिल यहाँ जब नहीं होगा कब होगा, कब तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, वर्गीकृत किया गया या मान्यता दी गई, कब। देखो ये क्वेश्चन कई बार ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको बता, देखो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता 2004 में मिली, 2004 में तमिल को मिली। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में संस्कृत को मिली। ठीक है, 2008 में सॉरी मलयालम को 2013 मिली थी, माय मिस्टेक। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को
ठीक है, और 2013 में मलयालम, और 2014 में उड़िया को। ठीक है ना। देखो शास्त्रीय भाषा के में उन्हीं भाषाओं को श्रेणी में स्थान दिया जाएगा जिनका साहित्य जो है, जिनमें साहित्य और लिटरेचर दोनों ही हो, लिटरेचर प्रोज और पोएट्री दोनों ही हो, और क्या बोले जिनका इतिहास 1500 साल पुराना हो और उनके लिखित साक्ष्य मौजूद हो। हिंदी का देखो इतिहास 1500 साल पुराना नहीं है, हिंदी जो है अपभ्रंश होते होते आई है। ठीक है, इस वजह से हिंदी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक HIV एड्स से भी क्वेश्चन था। ठीक है ना, HIV एड्स से क्वेश्चन था, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या मतलब था क्वेश्चन, कि मतलब HIV एड्स जो होता है उसमें सबसे पहले देखो HIV एड्स के लिए टेस्ट के लिए टेस्ट, HIV एड्स का टेस्ट कैसे किया जाता है। HIV एड्स का टेस्ट आपका होता है बेस्टन बलार्ड टेस्ट। ठीक है, या फिर एलिसा टेस्ट होता है, और सबसे बेस्ट जो टेस्ट होता है बेस्ट होता है आपका PCR यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है ना, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है ना, और जब ये वायरस होता है इसका, ठीक है, और इसके थ्रू जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये होता है इसके थ्रू बीमारी होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं अपना केमिकल रिएक्टिव सीरीज पे। केमिकल रिएक्टिव सीरीज कौन सी होती है, वो मेटल कौन कौन से पूछे, ये इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर देगा। मतलब कोई रिएक्शन कराते हैं वो कैसे होता है कि कॉपर जो हाइड्रोजन होता है वो कॉपर के दिए गए मेटल को रिप्लेस कर देता है। ये टोटल रिएक्शन एलिमेंट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए सोडियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कैसे होता है, सोडियम होता है जो सभी मेटल को रिप्लेस कर देगा। सोडियम कह रहे पोटेशियम सोडियम। ठीक है ना, पहला सॉरी मैंने गलती से अगर सोडियम बोल दिया तो यहाँ ये करेक्ट है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम के बाद आपका आएगा कार्बन के बाद आएगा आपका जिंक आयरन, फिर आपका आएगा टिन। ठीक है, फिर आपका आएगा लेड, आपका आएगा फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, जो देखो सबसे लेस रिएक्टिव उसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए गोल्ड में कोई भी अशुद्धि होती है ना, किसी भी मेटल से रिएक्ट कराएंगे वो तुरंत उस मेटल की अशुद्धि को अपनी तरफ ले लेगा, गोल्ड प्योर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेस रिएक्टिव होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यही अगर ये पूछा जाए कि अगर कॉपर में जैसे मान लीजिए जब कॉपर ऑक्साइड है, जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, HCl से मान लो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बना जाता है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है और H2O जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर यहाँ जो ऑक्सीजन है वो क्यों रिप्लेस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो कॉपर के पास कोई भी एलिमेंट रहेगा हाइड्रोजन उसको तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जल चूने के साथ अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा कौन सी ऊष्मा होती है। देखो मैंने क्वेश्चन अभी प्रीवियस में भी कराया था, जब जल चूने के साथ रिएक्ट करेगा, जब जल चूने के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी ऊष्मा होती है। देखो जल जब होता है यानी वाटर जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का होल ट्वाइस बनाता है और हीट जो है रिलीज करता है, लिबरेट करता है। तो ये कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। देखो सातवें आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कौन सी होती है। देखो सातवें टोटल जो मोजले की आवर्त सारणी लेते हैं, मोजले की आवर्त सारणी जो कि कब आई थी, 1917 में आई थी, आई थिंक सो। मतलब अगर मैं इसमें अगर गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मोजले की आवर्त सारणी में टोटल कितने वो हैं,
टोटल 7 तो पीरियड हैं, ठीक है ना, 7 पीरियड हैं, ठीक है ना, और 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप है मोज़ले की आवर्त सारणी में, ठीक है ना। और मोज़ले की आवर्त सारणी का जो पहला जो 7वां पीरियड है उसमें टोटल 32 एलिमेंट है, ठीक है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है। और छठे पीरियड में भी 32 एलिमेंट है, 32 एलिमेंट है। पांचवा और चौथे में, चौथे और पांचवे में कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है, ठीक है ना। आप ये रखिएगा चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट है। पीरियड की बात हो रही है, ये सब पीरियड है चौथे और पांचवे पीरियड में। और दूसरे और तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है? दूसरे और तीसरे पीरियड में, दूसरे और तीसरे पीरियड में आपका टोटल 8 एलिमेंट है, सब में 8 एलिमेंट है दूसरे और तीसरे पीरियड में, ठीक है। और पहले पीरियड में आपके 2 एलिमेंट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का रंग कैसा होता है? देखो सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोले तो वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल WBC, तो ये जो होती है कलरलेस होती हैं, ठीक है, कलरलेस। लेकिन ऑल्दो जब इनको आप कंबाइंड में देखोगे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जो WBC होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती हैं कितने में? 2 भागों में, ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर, ठीक है ना, ग्रैन्युलर और नॉन ग्रैन्युलर। अब देखो जो ग्रैन्युलर होती है फर्दर डिवाइड होता है, जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा समय। हाँ, जो ग्रैन्युलर होता है फर्दर डिवाइड होता है 2 भागों में। एक तो आपका बनता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल और दूसरा होता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में काम में आता है, सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। और जो ये होता है इसी को कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ द बॉडी। और जब देखो बेसोफिल जो होता है आपका किस कलर का होता है? बेसोफिल जो आपका होता है पिंक कलर का होता है। और ये क्या होता है? हेपेरिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अब आप मुझे ये हेपेरिन को हेल्प करता है, अब ये आप मुझे बताएंगे कि हेपेरिन किस काम में आता है? हेपेरिन एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी क्या होती है, जो आपके ब्लड में थक्का नहीं जमने देती है, ठीक है ना। नॉन ग्रेनुलर 3 टाइप के होते हैं, मैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं मुंह से बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। एसिडोफिल होती है, मोनोसाइट होती है और आपकी लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट आपका क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्कोहल समूह का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा था, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखो बात हो रही है एल्केन की। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, ये एल्केन का होता है। लेकिन जब बात करें एल्कीन की, एल्कीन का क्या सामान्य सूत्र था? CHN2n, ये CnH2n होता है जब। लेकिन बात करें एल्काइन की, आइन जब लग जाए, आइन, तो उसका सूत्र क्या होता है? CnH2n-1, ठीक है, ये होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछा था निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें नहीं है, इनमें से कौन सी? तो मैं आपको टोटल ग्रीन हाउस गैसें बता दे रहा हूँ। 5 ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसें होती हैं आपकी CO2, ठीक है, CH4, आपका होता है N2O, और आपका होता है ओजोन, और एक वाटर गैस, वाटर वेपर, ये भी आपका ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो कि टेम्परेचर को रोकती हैं, मतलब बाहर टेम्परेचर तो एक बार अंदर आ जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाने देगा। ये वही ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए CO2, CHO4, N2O, ओजोन और वाटर वेपर, ये जो होते हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और होगा प्रीवियस में। देखो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे अगर ये मिरर रहता है, सपोज करो कॉनकेव मिरर है, ठीक है,
ये कॉनकेव मिरर मतलब केव होना चाहिए, केव बनना चाहिए। ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, जो ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है। और क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र मतलब बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो एक लाइट तो पहले जो लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल चलती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक है। और जो लाइट फोकस से गुजरती है, जो लाइट फोकस से गुजरती है वो रिफ्लेक्शन के बाद किससे कहाँ प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। और ये जो होती है एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही काटती हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने रफ डायग्राम बनाया, इस वजह से गड़बड़ हो गया, बट इसका करेक्ट आंसर है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है उसका प्रतिबिंब भी वक्रता ही केंद्र में बनेगा। जितनी प्रतिबिंब की हाइट होगी उतना ही प्रतिबिंब की इमेज भी बनेगी। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। और जब कभी मैं आपको डिटेल में पूरा इमेज पढ़ाऊंगा, वो मिरर पढ़ाऊंगा, तो फिर इसमें हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जब देखो जब चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो चुंबकत्व भी ज़्यादा होता है, यानी मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होता है। जब चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। चुंबकीय बल रेखाएं जब ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। और जब मैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी। चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा होंगी तो। अब देखो बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक को किससे डिनोट करते हैं, एच वेक्टर से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका, जस्ट अ मिनट मुझे दीजिएगा समय। इसका फॉर्मूला होता है एच वेक्टर का, एच वेक्टर इज इक्वल टू बी को आप लोग बताएंगे, बी को क्या कहते हैं, आपका कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। म्यू क्या हो जाता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी माइनस एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। ये इसका एच वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ये ग्रुप डी में पूछ सकता है, मैंने इसलिए लिख दिया एडिशनल जानकारी के रूप में, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी देखिए जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है, ठीक है ना। तो जब वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जब मैं आपको मैग्नेट पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तब तक देखो व्हाट इज द करेक्ट ऑफ ए बी आई, P इज इक्वल टू बी आई। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें करेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो मैंने क्वेश्चन में पूरा बता देता हूँ का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। देखो B इज इक्वल टू आई आर होता है, ये क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखो P इज इक्वल टू क्या, V की जगह अगर हम I की जगह हम इजी रख देंगे तो क्या रख देंगे, V बाई आर। यानी तो एक करेक्ट फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाई आर, और दूसरा करेक्ट फॉर्मूला इसका क्या होगा, बी की जगह पे क्या लिख देंगे, वी की जगह पे आई आर लिख देंगे, तो आई स्क्वायर आर। अब आप इसमें से बताइए दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर अच्छा है कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। अगर मान लो हमें किसी हाई टेंशन तार में करंट सप्लाई करना हो तो हमें क्या चीज़ करना चाहिए अच्छा जिससे करंट सप्लाई अच्छा हो, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करना चाहिए कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। तो देखो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर करना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग करंट भेजेंगे अगर वो वोल्टेज हाई रहेगा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। आप कभी ये सुने हो कि इसमें 11,000 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं सुने होगे। आप हमेशा बोलते हो कि जो हाई टेंशन तार है उसमें बोलते हो कि 23,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। ऐसा क्यों दौड़ रहा है, क्योंकि जो अगर हम वोल्टेज हाई करके भेजेंगे तो वहाँ रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो वहाँ पे हिंड्रेंस लॉस मिनिमम होगा। कौन सा लॉस मिनिमम होगा, हिंड्रेंस लॉस मिनिमम होगा। हिंड्रेंस लॉस मिनिमम होगा तो क्या होगा, बियर और टीयर मिनिमम होगा, बियर टीयर मिनिमम। जब बियर टीयर मिनिमम होगा तो हमें उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा। अगर मान लो हम उसमें करंट सप्लाई हाई करके भेजेंगे, करंट सप्लाई हाई करके भेजेंगे तो देखो रेजिस्टेंस क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी जो उसमें तार का भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, तार का भी रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा तो यानी लॉस ज़्यादा होगा। इसीलिए हम कभी भी जो हाई टेंशन तार होता है उसमें हम लोग हाई वोल्टेज भेजते हैं ना कि हाई करंट भेजते हैं। वो कन्वर्ट किया जाता है पावर स्टेशन पे वगैरह कि वोल्टेज हाई भेजना है कि फिर क्या करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। जब जिंक को तनु हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उत्पाद होगा, देखिए
जिंक को। अब मैंने आपको क्या बताया था कि देखो जिंक जो है एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। जिंक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब जिंक जो है H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। और ये हाइड्रोजन गैस कैसे जलेगी, पंप की आवाज़ के साथ चलेगी, बम्प ऐसे करके आवाज़ नहीं आता जैसे बम्प, ऐसे करके आवाज़ के साथ ये हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाएगी, बम्प की आवाज़ के साथ बर्न हो जाएगी। ठीक है। और ये तो क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होता है, सभी को पता होगा, जो तैयारी करता है उसको तो पता ही होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंख बंद करके भी जवाब सब दे देंगे, बेंगलोर। और इसरो का गठन कब हुआ था, 1969 में। और कौन सी कमेटी बनी थी 1962 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति 1962 में। अगर कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों तो बताइएगा। 1969 में इसरो बना था, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी जिसने इसरो के लिए रिकमेंड किया था कि हमें इसरो बनाना चाहिए। आइए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कुछ भी अगर मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, दिल खोल के अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग सब तरह के कमेंट लेने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।